हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस भर्ती 2021 के लिए हमारी हर रोज़ वीडियो आती है। अगर दोस्तों आप नए हैं चैनल पर, दोस्तों आपको क्या करना है, आपको स्पीड बढ़ा के जितने भी अभी तक वीडियो के पार्ट दिए हैं मैंने, वो आपको स्पीड बढ़ा के 3 डॉट होंगे यहाँ आप 1.5 में देख सकते हैं या 1.75 में आप देख सकते हैं, क्योंकि जो बहुत से लोग नए हर रोज़ जुड़ते हैं तो उन लोगों के लिए स्पेशली, बाकी जो हर रोज़ देख ही रहे हैं आज तक उनका तो ठीक ही चल रहा है। और दोस्तों हाँ, एक बात और पूछनी थी कि हर रोज़ दोस्तों मॉर्निंग में आपको 20 क्वेश्चन जीके के, क्योंकि जीके आपका सिर्फ उसमें टेस्ट होगा, सीधे प्रश्न रहेंगे और उसका मैं आपको उत्तर बता दूंगा, वो क्विज के तौर पर रहेगा। तो ये क्या सही रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़रूर बताइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट होगा आपका, उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। जैसे कंप्यूटर भी 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर, और बाकी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, तो सभी से लगभग क्वेश्चन रहेंगे। आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, और भी दोस्तों जैसे कृषि है, वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, एक आध प्रश्न वहाँ से, तो सब कुछ रहेगा। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तो आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज के। तो दोस्तों ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। आपको सीधे सीधे उत्तर सुबह सुबह अगर आपको मिल जाएं, जैसे दिव्य शिला कहाँ स्थित है, इसका सही उत्तर है जैसे केदारनाथ, जैसे ऑप्शन पढ़ के मैं आपको सीधे मॉर्निंग में, ये बिल्कुल अच्छा रहेगा। आप लोगों की जीके हर रोज़ आपको मिलती रहेगी, तो काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे जीके में। तो कल से आप लोग तैयार रहें उसके लिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड का दिव्य शिला स्थित है, दिव्य शिला स्थित है केदारनाथ, देवीधुरा, पाताल भुवनेश्वर या फिर देव प्रयाग। अब कुछ लोगों ने दोस्तों दिव्य शिला पढ़ा होगा, तो दिव्य शिला केदारनाथ में भी है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा यमुनोत्री उत्तरकाशी में भी है दिव्य शिला, यमुनोत्री उत्तरकाशी में भी है दिव्य शिला, और केदारनाथ में भी ये आपको दिव्य शिला है। और दिव्य शिला और भृगु शिला ये भी है एक, भृगु शिला ये भी आप याद रखेंगे, ये भी है कहाँ, केदारनाथ में। इसके अलावा दोस्तों नारद शिला है एक, नारद शिला ये कहाँ है, तो यह है रुद्रप्रयाग में। चंद्रशिला तुंगनाथ, चंद्रशिला दोस्तों कहाँ है, यह है तुंगनाथ में, बिल्कुल याद रखेंगे। तुंगनाथ सर्वाधिक ऊंचाई पर मंदिर है, 3680 मीटर ही है, शायद 3680 मीटर है इसकी ऊंचाई समुद्र तल से। चंद्रशिला तुंगनाथ, और एक आता है कालशिला कालीमठ, तो कालशिला कालसी मत करना, कालशिला है कालीमठ में, कालीमठ रुद्रप्रयाग में। और शिला शिला है अगस्त मुनि, अगस्त मुनि में। इतने फैक्टर आपको याद रखने हैं। इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, उनमें से जैसे दे देगा कि नारदशिला रुद्रप्रयाग, चंद्रशिला तुंगनाथ, भृगुशिला केदारनाथ और ये दिव्य शिला, इनमें से कहीं भी आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं। तो इनमें से इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देवीधुरा दोस्तों चंपावत में है, बगवाल मेला लगता है यहाँ पर सिद्ध, और ये जो रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के दिन लगता है बगवाल मेला। और पाताल भुवनेश्वर ये दोस्तों पिथौरागढ़ में है, गंगोलीहाट से आगे, गंगोलीहाट में, और देवप्रयाग है टिहरी में। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया था, पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था 2016 में, कि किस ऑपरेशन का संबंध उत्तराखंड से है, ये आपको बताना है। एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन केदार, ऑपरेशन बद्री, ऑपरेशन सूर्या होप या फिर ऑपरेशन हिम। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। उत्तराखंड से जो ऑपरेशन संबंधित ऑपरेशन सूर्य होप है, ये दोस्तों सूर्या होप या सूर्य होप, ये दोस्तों कब चला था, जब केदारनाथ में आपदा आई थी 16 से 17 जून 2013 में। तो उस समय ये ऑपरेशन सूर्या होप चला था दोस्तों मंदाकिनी में। उस टाइम मतलब दोस्तों जो केदारनाथ यात्रा हो रही थी उस समय जून के समय ही काफ़ी भयंकर हुआ उत्तराखंड के इतिहास में, कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उत्तराखंड को। तो ऐसी आपदा दोस्तों अब बहुत बुरा हुआ, उसमें बहुत नुकसान, बहुत लोगों को, कि सभी जगह के बहुत ही, और भी पूरे देश से आए हुए थे उस समय, और बारिश हुई, बहुत ज़्यादा भीषण हुआ। आप सभी लोगों को पता होगा, आप सभी उस टाइम लगभग स्कूल पढ़ते होंगे, कोई 9 में, कोई 10 में, 11 में, या कोई आप कॉलेज करते होंगे, तो उस समय आपने इस बारे में ज़्यादा क्या बताऊँ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है धनुष बाणों के रोमांचकारी युद्ध के लिए प्रसिद्ध बिस्सू मेला। अगर आपने दोस्तों इतना ही पढ़ा है कि बिस्सू मेला कहाँ लगता है, तो आप इसका उत्तर कर ले जाएंगे।
तो अगर ये ऑप्शन में आगे से धनुष बाणों के रोमांचकारी युद्ध के लिए, तो इसमें धनुष बाणों के साथ युद्ध होता है। तो ये लगता है दोस्तों कहाँ लगता है, ये आपको बताना है। बिस्सू मेला, बिस्सू मेला। उत्तरकाशी, बिनसर अल्मोड़ा, गुमदेश चंपावत या फिर जौनसार बावर। तो दोस्तों बिनसर अल्मोड़ा में नहीं है, गुमदेश में भी नहीं है, तो इसका सही उत्तर है उत्तरकाशी में लगता है बिस्सू मेला। और बिस्सू मेला दोस्तों ये मकर संक्रांति के टाइम लगता है, विश्वत क्रांति उस समय। तो ये आपको याद रखना है, उत्तरकाशी में लगता है बिस्सू मेला। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। और भी बहुत सारे मेले हैं उत्तराखंड में, हर जगह लगते रहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस पुस्तक को बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने लिखा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोगों ने, बहुत से लोग इस प्रश्न का सही उत्तर जानते होंगे कि बैरिस्टर मुकुंदी लाल। मुकुंदी लाल दोस्तों बहुत बड़ा नाम, पेशे से वकील थे, बहुत कुछ इनके बारे में है, कभी डिटेल में ज़्यादा बताऊंगा। तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल की कौन सी पुस्तक है इनमें से वो आपको बतानी है, या इसमें से सभी लिखे। गढ़वाल पेंटिंग, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, सम नोट्स ऑन मोलाराम। तो गढ़वाल पेंटिंग दोस्तों ये है बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी की है, ये 1969 के आसपास लिखी थी। और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग तो ये भी इन्हीं की है। और सम नोट्स ऑन मोलाराम, सम नोट्स ऑन मोलाराम। तो उपरोक्त तो सभी हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही हो गया कि बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने इतना कुछ लिखा है। या फिर ये तो 3 मिल गया आपको ऑप्शन में, या फिर गढ़वाल पेंटिंग, कई बार एग्जाम पूछा गया कि गढ़वाल पेंटिंग किसने, बैरिस्टर मुकुंदी लाल, मोलाराम, इस तरह से ऑप्शन बनता है। सम नोट्स ऑन मोलाराम किसने लिखा, अगर यहाँ पे मोलाराम होता ऑप्शन में कि बैरिस्टर मुकुंदी लाल, मोलाराम या फिर और कोई ग्रेसन, कोई ऑप्शन मिल सकते थे, तब आपको याद रखना है कि बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने ही लिखा है। अब आपको ये याद हो गया होगा। एक बार एग्जाम में दोस्तों कि जो मोलाराम है 2018 का जो पेपर हुआ था, एक कनिष्ठ सहायक का था शायद, किसका था, उसमें पूछा गया था कि मोलाराम का पारिवारिक पेशा क्या है, सुनार और पेंटर या फिर इस तरह से कुछ, कभी उस तरह से ऑप्शन बना था। तो किसी ने नहीं सोचा था कि वो इनका जो पारिवारिक पेशा था मोलाराम का, वो था क्या, सुनार। तो पारिवारिक पेशा सुनार था। तो सब लोग उस समय हिल गए थे कि ये क्वेश्चन, इसका ये कैसे हो सकता है। फिर जब आयोग ने इसका उत्तर दिया था, तो इस तरह से के एग्जाम में भी क्वेश्चन बन जाते हैं उत्तराखंड में। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अभी तक आप लोगों को फ़ायदा तो हो ही रहा होगा कि आप लोग अभी तक लगभग 1 महीने से ज़्यादा, 1 महीने का समय होने वाला है। तो तब से आपके लिए हर रोज़ जीके, उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा वीडियो दी है और हिंदी। तो आपको लगभग थोड़ा बहुत तो फ़ायदा ज़रूर हो रहा होगा, पहले से आप परिवर्तन हो रहा होगा। बाकी आप बुक से पढ़ते रहिए, ये सिर्फ वीडियो आपके प्रैक्टिस के लिए है। आप बुक से आपको पढ़ना है, ये नहीं कि सिर्फ वीडियो से आपका काम हो जाएगा, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको बुक से भी पढ़ना है और आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए इस वीडियो को लेना है, और आप बुक से भी पढ़ते रहिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लाइक इस वीडियो को आपको ज़रूर करना है, और इस वीडियो को शेयर भी आपको करना है, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना है, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन, क्योंकि हर रोज़ वीडियो आती है तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन उसमें नहीं आएगी, तो इसलिए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य गीत हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया है, ये पेशे से क्या है, उनका आपको पेशा बताना है। जैसे दोस्तों ज्योतिराम कांडपाल, आपने नाम सुना होगा ज्योतिराम कांडपाल, ये भी एग्जाम में पूछ लिया गया था कि ज्योतिराम कांडपाल का पेशा क्या था करके। तो वो एक शिक्षक थे। तो ये आपको याद रखना है, ज्योतिराम कांडपाल, वो शिक्षा क्षेत्र से संबंधित ज्योतिराम कांडपाल। तो उत्तराखंड राज्य गीत हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया है, तो पेशे से वकील, शिक्षक, कवि, पत्रकार, तो इस तरह से ऑप्शन रहते हैं आपके। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तो पेशे से शिक्षक है। सबसे पहले अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड राज्य गीत किसके द्वारा लिखा गया, तो आपको बताना है हेमंत बिष्ट, और कब, 6 फरवरी 2016, या पूरी डेट याद रखना चाहें ठीक है, वरना 2016, वरना 6 फरवरी, या फिर आप पूरा याद रख सकते हैं 6 फरवरी, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, 6 फरवरी 2016 में। तो ये आपको याद रखना है। और इसमें आवाज़ किसने दी दोस्तों, एक बार एग्जाम में ये भी बना था कि इसमें किसने गाया है, यानी कि हेमंत बिष्ट इन्होंने ही गाया है। तो ये दोस्तों नरेंद्र सिंह नेगी, बहुत बड़ा नाम है इनका, नरेंद्र सिंह नेगी, संगीत की दुनिया में नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा निराला, इन्होंने, नरेंद्र सिंह नेगी जी और अनुराधा निराला ने इसमें आवाज़ दी है राज्य गीत में।
और राज्य गीत दोस्तों क्या है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत अभिनंदन, तो ये है हमारा राज्य गीत। और इसकी गायन अवधि कितनी है, अगर वो एग्जाम में आता तो 9 मिनट। ये आपको याद रखना, जैसे पहले तक एग्जाम में आता था कि राष्ट्रगान की गायन अवधि कितनी है। अभी भी जैसे आर्मी जीडी का पेपर होता है तो उसमें आता है कि राष्ट्रगान की गायन अवधि कितनी है, 52 सेकेंड, 50 सेकेंड, 60 सेकेंड, इस तरह से ऑप्शन उसमें रहते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साक्षरता से प्रश्न है, जनसंख्या साक्षरता, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं एग्जाम में, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा साक्षर जिला है। आपको पता है दोस्तों जैसे कि केरल की साक्षरता भारत में सबसे ज़्यादा है, तो उस ऑप्शन में क्या था कि केरल ऑप्शन में था ही नहीं, बाकी सब ने केरल याद कर रखा था, बाकी दूसरे तीसरे कौन जिले हैं, तो बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं कि जो याद कर पाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको 3-4 लगभग 2-3 याद करना है। जैसे उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किसका है, पहला दूसरा, आपको 3 तक तो आपको याद करने हैं लगभग, क्योंकि पहले 2 ऑप्शन में ना मिले, क्या पता पहला दूसरे से केरल है फिर ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो फिर क्या करोगे। तो फिर 1 नंबर आपको 1000 लोगों में ऊपर उठा सकता है, और 1 नंबर सही हो गया तो, गलत हो गया तो 1 नंबर आप 1000 लोगों में आपकी रैंक नीचे भी जा सकती है। इसका आपको ध्यान रखना है। आप जिस भी ज़िले से दोस्तों अपने जितनी भी भर्ती आएगी आपके ज़िले में, कोई दूसरे ज़िले से फॉर्म भरेंगे तो आपका नाम दोस्तों उत्तराखंड पुलिस की मेरिट लिस्ट में ज़रूर आना चाहिए। अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं, तो आप कहीं भी जुड़े हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपका नाम ज़रूर आना चाहिए दोस्तों उसमें। तो उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा साक्षर जिला कौन सा है, अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल, चमोली। तो अल्मोड़ा जिन्होंने किया है वो बिल्कुल गलत है, देहरादून भी गलत है। इसका सही उत्तर है दूसरा, उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा साक्षर जिला, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, नैनीताल। और इसकी साक्षरता कितनी है, 83 दशमलव कितनी है, तो 83% है लगभग। और ये दोस्तों महिला साक्षरता में भी इसका दूसरा स्थान है। उत्तराखंड का महिला साक्षरता में दूसरा सबसे बड़ा साक्षर जिला कौन सा है, अगर एग्जाम में आता है तब भी नैनीताल है, और वैसे साक्षर जिला है तब भी नैनीताल है। और अगर यहाँ की जो पुरुष साक्षरता है लगभग वो है 90% के आसपास है, और महिला साक्षरता है वो है लगभग 77% के आसपास। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर दोस्तों एग्जाम में आए कि उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तब आपको करना है देहरादून। महिला पुरुष दोनों में देहरादून पहले नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर कौन है, नैनीताल। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न दोस्तों आपको बुक में आसानी से मिल जाएंगे परीक्षा वाणी में। अब इसी तरह से जैसे इस तरह से ऑप्शन है, ये सब आपको मिलेंगे नहीं, और ऑप्शन बनाने पड़ते हैं दोस्तों। बाकी परीक्षा वाणी से आयोग के पास भी परीक्षा वाणी है, और आप लोगों के पास भी वही बुक है, सभी लोगों के पास लगभग। तो आयोग क्वेश्चन वहीं से पूछता है, बस आपको तरीका आना चाहिए। तो उत्तराखंड में मानव अधिकार आयोग का प्रथम गठन कब किया गया। अगर आप परीक्षा वाणी का जो पहला दूसरा तीसरा पन्ना है उसको खोलेंगे तो वहाँ आपको इस साइड से मिल जाएगा। तो उत्तराखंड में मानव अधिकार आयोग का प्रथम गठन कब किया गया, जुलाई 2011 में, मई 2011 में, मई 2003 में, जुलाई 2013 में। अब दोस्तों माना ये प्रश्न एग्जाम में आ गया तो ऑप्शन देख के ही क्या जो लगाएंगे, अगर नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा भी है, अगर आपको अच्छे से याद नहीं है, 2011 था, अब 2 ऑप्शन हो गए 2011 के, 2003 जो लगाए जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, कोई 3 लगा के आ गए एग्जाम में, 13 लगा के चले गए, या फिर मई 2011 कर दिया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल गलत हैं। तो मानव अधिकार आयोग बना था दोस्तों जुलाई 2011 में, आपको बिल्कुल याद रखना है। ये मई 2011 में दोस्तों ये बना था उत्तराखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग। बिल्कुल आप याद कर लेना इनको, इनमें से क्या पता कोई एक पूछ लिया जाएगा। मई 2003 में बना था दोस्तों, मई 2003, शायद 10 मई की तारीख है वो, 10 मई को शायद दोस्तों। ये जो 10 मई 2011 है राज्य बाल संरक्षण आयोग, ये भी 10 मई 2011, और ये 10 मई 2003। तो राज्य अल्पसंख्यक आयोग बना था 10 मई 2003 को, इतना आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस प्रागैतिहासिक स्थल के शैल चित्र में योग मुद्रा में मानव का चित्रण किया गया है। किस प्रागैतिहासिक स्थल के शैल चित्र में योग मुद्रा में
मानव का चित्रण किया गया? फलसीमा अल्मोड़ा, कसार देवी अल्मोड़ा, बनकोट पिथौरागढ़ और मलारी चमोली। तो सब जगह से दोस्तों कुछ ना कुछ मिलाई है। मलारी चमोली कई बार यहाँ से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बना, लगभग 5 से 7 बार है, बहुत बार बन गया होगा जब से उत्तराखंड अलग बना राज्य, तब से पेपर हुए। तो मलारी दोस्तों समाधानों की खोज की थी, महापाषाणकालीन समाधानों की खोज शिव प्रसाद डबराल ने, और इनका उपनाम है चारण। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, शिव प्रसाद डबराल ने, चमोली के मलारी गाँव, और ये नीति घाटी में पड़ता है दोस्तों। किस घाटी में पड़ता है? तो नीति घाटी, आप बिल्कुल याद रखेंगे। बाकी जो चमोली के हैं या उनके आसपास के हैं तो उनको तो आसानी से पता होगा, बाकी जो और ज़िले से हैं, कुमाऊं से हैं, उनको ज़्यादा पता रहता नहीं है, तो इसलिए आप भी याद करेंगे। 1956 में शिव प्रसाद डबराल और चारण इनका उपनाम है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि चारण किनका उपनाम है, तो ये आपको याद रखना है। बनकोट पिथौरागढ़ से 8 मानव ताम्र आकृतियाँ मिली हैं। तो कल मैंने आपको ये बताया था। कसार देवी अल्मोड़ा, कसार देवी अल्मोड़ा दोस्तों ये अल्मोड़ा में है, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर है कि योग मुद्रा में ये मिले फलसीमा, तो फलसीमा भी अल्मोड़ा में ही है, तो ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये भी। ज्ञानचंद के समय, तो यहाँ पर के समय होना चाहिए, ज्ञानचंद के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? ज्ञानचंद के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो ये आपको बताना है। फिरोज शाह तुगलक, अकबर, पहलौल लोधी, कुतुबुद्दीन ऐबक। जिन्होंने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो उनके लिए सारे ऑप्शन एक जैसे हैं, बाकी अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका उत्तर देने में सक्षम होंगे। तो ज्ञानचंद के समय दिल्ली सुल्तान कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान ज्ञानचंद के समय ये है दोस्तों गरुड़ ज्ञानचंद। अब हुआ क्या था दोस्तों, ज्ञानचंद ये गया था दोस्तों कहाँ? पहला चंद शासक था ये गया कहाँ? दिल्ली दरबार। और दिल्ली दरबार में उस समय शासक कौन था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक जो था महाराज दोस्तों जो ये उस समय गया होता कहाँ? शिकार खेलने या जंगल में शिकार खेलने। उस समय जैसे आपने सुना होगा कि हर समय जैसे बहुत से महाराजा शिकार खेलने के शौकीन रहते थे, तो शिकार खेलने गया हुआ था। तो जो ज्ञानचंद हैं ये भी दिल्ली दरबार गए मिलने। तो ये फिरोज शाह तुगलक उस समय शिकार खेलने गए थे, और ये शिकार खेलने ही ये भी वहाँ पहुँच गए कि ज्ञानचंद। और ज्ञानचंद ने दोस्तों उड़ते हुए गरुड़ को एक ही तीर से मार डाला, मतलब कि उड़ते हुए गरुड़ को मार डाला। और फिरोज शाह तुगलक ने इसलिए गरुड़ ज्ञानचंद, आपने सुना होगा कि गरुड़ ज्ञानचंद, तो फिरोज शाह तुगलक ने ही ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी थी, तो गरुड़ ज्ञानचंद। और ये गरुड़ ज्ञानचंद दोस्तों विष्णु का उपासक था, विष्णु का उपासक था। लगभग दोस्तों कार्यकाल 1365 से 1420 तक रहा था गरुड़ ज्ञानचंद का, और फिरोज शाह तुगलक ने गरुड़ की उपाधि दी थी। अकबर दोस्तों रुद्रचंद का समकालीन, अकबर रुद्रचंद उस समय समकालीन, तो ये आपको याद रखना है। थोड़ा बहुत लक्ष्मीचंद का भी, तो ये आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ज्ञानचंद के बारे में आपने थोड़ा बहुत जरूर जाना होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है? गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है, तो ये आपको बताना है कि गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोस्तों गढ़वाल का शिवाजी है, तो गढ़वाल का अकबर किसे कहा जाता है? गढ़वाल का अकबर, तो गढ़वाल का अकबर कहा जाता है दोस्तों किसे? फतेह शाह को। फतेह शाह को कहा जाता है गढ़वाल का अकबर। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि जैसे अकबर के दरबार में क्या थे? नवरत्न थे, तो वैसे ही फतेह शाह इनके दरबार में भी नवरत्न थे, तब इसलिए। सुदर्शन शाह आपको पता है, सुदर्शन शाह, इन सब के बारे में डिटेल में जब वीडियो पढ़ाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट, वो भी नोट्स के रूप में। सुदर्शन शाह 28 दिसंबर 1815 को अपनी राजधानी स्थापित की इन्होंने। बहुत कुछ दोस्तों ये इन्होंने भी अपनी जिस समय की गोरखा युद्ध हुआ, जैसे गोरखों ने अटैक किया खुड़बुड़ा के युद्ध में जब 1804 में, फिर इसके बाद इन्होंने हरिद्वार और जैसे बरेली के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इन्होंने अपनी वहाँ पर रहे। उसके बाद जो फिर अंग्रेज़ों ने मदद की इनकी, तब इनको अपना राजपाट मिला। तो बाकी डिटेल में बात करेंगे। फतेह शाह को कहा जाता है गढ़वाल का अकबर, और गढ़वाल का शिवाजी भी फतेह शाह को ही कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। और प्रदीप शाह से संबंधित दोस्तों एक फैक्ट जो मेरे को अभी याद आ रहा है कि प्रदीप शाह के दरबारी कवि मेधाकर शर्मा थे, मेधाकर शर्मा। और मेधाकर शर्मा की एक रचना है वो है रामायण प्रदीप। एक बार एग्जाम में पूछा गया था तो इसलिए मेरे को याद आ गया, क्योंकि
जो एग्जाम पूछा जाता है इंपॉर्टेंट होता है। तो रामायण प्रदीप मेधाकर शर्मा, इनकी ये रचना ये बिल्कुल आपको याद रखनी है। अजय पाल दोस्तों, इनको गढ़वाल का अशोक कहा जाता है। अजय पाल गढ़वाल का अशोक, बहुत बड़ा नाम है अजय पाल पंवार वंश में दोस्तों, क्योंकि इन्होंने 52 गणों का एकीकरण किया था, धूली पाथा चलाया, बहुत कुछ दोस्तों, सरोला ब्राह्मणी की नियुक्ति की। कभी डिटेल में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इनके बारे में जरूर मैं डिटेल में बताऊंगा। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में। क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपके कितने सही हुए ये भी आपको बताना है। बहुत से लोगों ने दोस्तों, जो कल कुहू गर्ग वाला क्वेश्चन था कि कुहू गर्ग का संबंध किस खेल से है, तो बहुत से लोगों ने उसका सही उत्तर बताया था, तो वो है बैडमिंटन। मतलब कि आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों की तैयारी ठीक ठाक हो रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कल सुबह फिर वीडियो आएगी जीके की, आप लोग उसे भी ज़रूर देखेगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।